Hello my dear students, welcome to our channel Science Magnified. I am Vibha Sharma, your science mentor. और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 8 साइंस के कंप्लीट चैप्टर्स को एक एक करके बड़े ही सिंप्लीफाइड और इंटरेस्टिंग तरीके से इस चैनल पर लेकर आऊंगी। तो चैप्टर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप चैप्टर फर्स्ट वहां जाकर देख सकते हैं। जिस तरीके से आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, इस चीज से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है और इसी मोटिवेशन के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। देखिए, आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो चाहे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ले लो या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स ले लो या और भी बहुत सारी चीजें ले लो, और जो चीजें आपको दिखाई देती है आप उन्हें ही अपनी दुनिया मान लेते हैं। लेकिन आपके आसपास एक ऐसी दुनिया भी प्रेजेंट है जो कि आपको दिखाई नहीं देती, और ये दुनिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया। तो ये चैप्टर हमें इसी इनविजिबल दुनिया से मिलाने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपना फ्रेंड और अपना दुश्मन दोनों मानते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आखिर होते क्या हैं जिनकी हम इतनी बातें कर रहे हैं। तो इनको हम समझ सकते हैं इनके नाम से ही। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, और ऑर्गेनिजम्स हम किनको कहते हैं? लिविंग बीइंग्स को। लिविंग बीइंग्स यानी ऐसे लिविंग बीइंग्स जो साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिनको हम अपनी आंखों से ही नहीं देख पा रहे, आखिरकार हम उनकी स्टडी करेंगे कैसे? तो इसी का जवाब मिलने वाला है हमारे फर्स्ट टॉपिक के अंदर कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और कहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे आसपास बहुत ज्यादा नंबर में और बहुत ज्यादा वैरायटी के प्रेजेंट होते हैं। अब जो जितना ज्यादा नंबर में और जितना ज्यादा वैरायटी में प्रेजेंट हो, उसकी स्टडी करना उतना ही हमारे लिए टफ हो जाता है। तो ऐसे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया। हमने टोटल 5 कैटेगरीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, जिसमें सबसे पहली है बैक्टीरिया, फिर रहेगी वायरस, फिर प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई। इन पांचों कैटेगरीज को हम डिटेल में अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिश्ता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमारे दोस्त भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और इनको हम अपना दोस्त मानते हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिनको हम अपना दुश्मन मान रहे हैं। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फूड प्रिजर्वेशन। देखिए, ये हार्मफुल से ही रिलेटेड टॉपिक है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। तो ऐसे में माइक्रोबियल अटैक से फूड को बचाना और लंबे टाइम तक उसको फ्रेश रखना, इसके लिए हम कुछ मेथड्स को अप्लाई करते हैं, और इन्हीं मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के अंदर। लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का रहेगा नाइट्रोजन साइकिल। अब देखिए, हम सबको पता है कि 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और इस नाइट्रोजन को कंटिन्यूअस यूज करते हैं हमारे प्लांट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस नाइट्रोजन का अगर कंटिन्यूअस यूज हो रहा है तो ये नाइट्रोजन ना तो कम हो रही है और ना ये खत्म हो रही है, तो कैसे इसका बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है? तो इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे नाइट्रोजन साइकिल टॉपिक के अंदर। तो ये सारे टॉपिक हैं जिनको हम डिटेल में अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेट्स डिस्कस अवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किसको कहते हैं? ऐसे टाइनी लिविंग बीइंग्स जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, और ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? माइक्रोस्कोप। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चीजों को जूम करके दिखाता है।
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसीलिए हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब बात ये आती है कि कहाँ हमें जाना पड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, कहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके आसपास हर जगह प्रेजेंट होते हैं। वो चाहे बात करो आप एयर की, तो एयर में भी आपको फ्लोट करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे, वाटर में भी ये रहते हैं, सॉइल के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई दे जाएंगे, और तो और ये अपनी बॉडी के अंदर भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन, वो चाहे गर्म पानी का झरना ले लो या ग्लेशियर्स की बात कर लो, वहां भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को इजी करने के लिए हमने उन्हें 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यानी ऐसे टाइनी लिविंग बीइंग्स जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उनको हम किससे ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको भी हम किससे ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप से। इसीलिए बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। दूसरा वर्ड है यूनिसेलुलर। अब देखिए यूनिसेलुलर को हम कैसे समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए ये दीवार किससे बनी हुई है, तो आपका जवाब रहेगा कि मैम ये दीवार बनी है ब्रिक्स से। खूब सारी ब्रिक्स को अरेंज किया और बना दी दीवार। वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो भी बनती है सेल्स से। खूब सारी सेल्स अरेंज होती है और तब जाकर के हमारा ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो क्योंकि हमारी बॉडी में खूब सारी सेल्स है, इसीलिए हम कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी जो कंप्लीट बॉडी है वो सिर्फ सिंगल सेल से बनती है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर। तो यानी बैक्टीरिया की जो कंप्लीट बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से बनी है, इसीलिए हमने बैक्टीरिया को कह दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल हैव सेल वॉल बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर सेल स्ट्रक्चर। देखिए, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको समझना होगा सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर। वैसे तो सेल के बारे में एक सेपरेट चैप्टर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बेसिक सेल स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। ये होती है सेल की आउटर कवरिंग, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, और इसी सेल वॉल के अंदर एक और कवरिंग पाई जाती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल भी कई टाइप की होती है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में ये सेल वॉल अब्सेंट होती है। एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में ये सेल वॉल अब्सेंट होती है। और इन्हीं आउटर कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसके 2 कवरिंग होती है, ये है आउटर कवरिंग और अंदर प्रेजेंट होती है इनर कवरिंग। और इन दोनों कवरिंग को हम कंबाइनली कह देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है सेल का जेनेटिक मटेरियल, जो कि होता है डीएनए। यहाँ प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और न्यूक्लियस के जैसे ही और भी बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी फ्लोट करते हुए प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये है एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमारा पॉइंट क्या कर रहा है, सेल
बैक्टीरियल सेल हैव सेल वॉल बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ हमें पता चल रहा है न्यूक्लियस यहाँ पे है क्योंकि हमने क्या बनाई है, यहाँ दो कवरिंग बना दी है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में ये दोनों कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो यूं ही फ्लोट करता हुआ रहता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बैक्टीरिया की सेल में हमें देखने को नहीं मिलता। एंड अदर सेल स्ट्रक्चर, और बाकी के ये सेल स्ट्रक्चर जो बनाए हैं वो भी बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। आई होप आपको सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया कम इन डिफरेंट शेप्स लाइक स्पेरिकल, रोड शेप, स्पाइरल एंड कोमा शेप। अब देखिए बैक्टीरिया भी बहुत सारी वैरायटी के और बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे में इनकी स्टडी को इजी करने के लिए भी साइंटिस्ट ने सोचा इनको भी क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो किस बेसिस पर डिवाइड किया गया इनको, इनकी शेप्स के बेसिस पर। सबसे पहला है कोकस बैक्टीरिया जो कि कैसा होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। नेक्स्ट है बैसिलस जो कि कैसा होता है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। थर्ड है स्पाइरुला, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। और फोर्थ है विब्रियो जो जिसकी शेप कैसी होती है, कोमा शेप होती है। तो ये शेप के बेसिस पर चार टाइप्स के क्या हो गए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट है दे मल्टीप्लाई वेरी क्विकली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। बैक्टीरिया को अगर ऐसा क्लाइमेट मिले, नमी वाला मॉइस्ट क्लाइमेट मिले, तो बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत जल्दी खुद को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है और खूब सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस में ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। Some bacteria are useful like curd making while some causes disease. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। हेल्पफुल होते हैं उन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे कि कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया। कर्ड कौन बनाता है, कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। इसकी हेल्प से हम जो दही खाते हैं वो बनता है। और कुछ बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफाइड, ये बैक्टीरिया हमें टाइफाइड डिजीज करता है। तो यानी कुछ बैक्टीरिया हमें बीमारियां कॉज करते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे होते हैं, यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट है सम बैक्टीरिया कैन मूव यूजिंग टेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिला। कुछ बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरियल सेल है और इसके पास इस तरह का एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लैजिला, जो कि बैक्टीरिया के लोकोमोशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और विदाउट ऑक्सीजन। ये जो बैक्टीरिया है ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं, वो चाहे बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर हो, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहां ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं हो। हर कंडीशन में बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, वन सेल स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल सेल। बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वो ज्यादातर क्या होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। अब देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है, जैसे ये कोई बैक्टीरियल सेल है और ये है बैक्टीरियल सेल का डीएनए। तो ये बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहले इसका डीएनए डिवाइड होगा और फिर धीरे धीरे ये बैक्टीरियल सेल भी क्या होने लगेगी, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। इस तरह से क्या होता है, दो आइडेंटिकल बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन। तो ये थी बैक्टीरिया की कहानी, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है वायरसेस। देखिए वायरस की अगर हम बात करें तो इनकी साइज बैक्टीरिया से भी छोटी होती है और इतनी ज्यादा छोटी होती है कि ये कई बार बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। याद रखनी है ये चीज आपको, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। अब देखिए वायरस का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि वायरसेस को ना तो हम लिविंग कह सकते हैं ना हम इनको नॉन लिविंग कह सकते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बाउंड्री पे लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक वायरस किसी भी लिविंग सेल से बाहर रहता है तब तक वो कंप्लीटली डेड कंडीशन में रहता है।
ना रेस्पिरेशन करता है, ना डाइजेशन करता है, ना किसी तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी वायरस के अंदर नहीं देखने को मिलती कि हम उसे लिविंग मान सके। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी भी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही ये अचानक से एक्टिव बिहेव करने लगता है और खुद के नंबर को रिप्रोड्यूस करने लगता है, यानी रिप्रोडक्शन करने लगता है। वायरस के इसी कैरेक्टर को देख करके साइंटिस्ट कंफ्यूज हैं कि वायरस को आखिर कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, लिविंग कहा जाए या नॉन लिविंग कहा जाए। तो चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं हम वायरसेस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यू नीड ए पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी देम। वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और इन्हें देखने के लिए हमें एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ताकि हम इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट है, वायरसेस आर नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी, दे आर लाइक इनएक्टिव पार्टिकल्स अंटिल दे एंटर अ लिविंग सेल। जब तक कि वायरस को कोई लिविंग सेल नहीं मिल जाती तब तक ये बिल्कुल क्या है, इनएक्टिव बिहेव करते हैं, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि ये लिविंग लगे। नेक्स्ट है, वायरसेस डू नॉट ईट, ब्रीथ और ग्रो लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ना ये खाते हैं, ना ये सांस लेते हैं और ना इनमें किसी टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कंप्लीटली डेड कंडीशन में रहते हैं। वायरसेस बिकम एक्टिव ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल, और कब एक्टिव होंगे, जब इनको कोई लिविंग सेल मिल जाएगी और लिविंग सेल के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तब ये क्या करने लगेंगे, एक्टिव बिहेव करने लगेंगे। दे कंटेन डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ दीज कैरीज द इंस्ट्रक्शन टू मेक मोर वायरस। देखिए, वायरस के अंदर सेल से रिलेटेड कोई भी ऐसा कैरेक्टर मिलता नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टर है जो वायरस के अंदर रहता है, वो है इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन किसी एक वायरसेस में दोनों डीएनए और आरएनए एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वायरस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। ये इसका हेड पार्ट है और यहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए। ये है वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और इस डीएनए की आउटर कवरिंग भी होती है जो कि बनी होती है फैट और प्रोटीन की। प्रोटीन और फैट की एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है कैप्सिड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए कवर्ड बाय ए आउटर प्रोटीन शेल विद फैट कॉल्ड कैप्सिड। वायरस का जो डीएनए होता है उसके आउटर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है और ये कवरिंग बनी होती है प्रोटीन और फैट की, जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। नाम याद रखना है आपको, कैप्सिड। नेक्स्ट है, वायरस आर एबल टू रिप्रोड्यूस इफ दे एंटर अ लिविंग सेल। वायरस कब रिप्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट है, वायरस मल्टीप्लाई इनसाइड द सेल, दे हाईजैक होस्ट बॉडी सेल by entering the cell membrane and take over protein building structure of host cell and force them to replicate the virus DNA। देखिए, अगर वायरस के रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इनका रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वायरस क्या करते हैं, सबसे पहले तो किसी होस्ट सेल को ढूंढते हैं और जैसे ही इनको होस्ट सेल मिल जाती है, ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर के सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। और एंटर करने के बाद वो सेल की प्रोटीन बिल्डिंग मशीनरी, यानी जो प्रोटीन बना रहा है वहां पर, उसको क्या कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं और हाईजैक करके खुद की कॉपीज बनवाने लगते हैं। और ऐसे करके खूब सारी जब कॉपीज हो जाती है उस सेल में, तो सेल क्या हो जाती है, फट जाती है और फटने के बाद नए वायरस पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और फिर नई सेल्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह का मैकेनिज्म हमें वायरस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, वायरसेस कॉजेज डिजीज लाइक एड्स, कोविड-19, पोलियो। वायरस की वजह से हमें बहुत सारी सीरियस डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि एड्स। एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई भी क्योर नहीं है। अगर एड्स किसी इंसान को हो गई तो उसकी डेथ कंफर्म हो जाती है। और कोविड-19 आप लोग जानते ही हैं कितना सारा नुकसान हमें कोविड-19 की वजह से हुआ था। नेक्स्ट है, वायरस कैन चेंज देयर स्ट्रक्चर फास्ट विच मेक सम डिजीजेस हार्ड टू क्योर। वायरस का एक कैरेक्टर और ज्यादा खतरनाक है, वो है म्यूटेशन का। वायरस क्या करते हैं, बहुत जल्दी खुद को म्यूटेट करते हैं, खुद का रूप रंग सब बदल लेते हैं।
यही रीजन था कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि जैसे ही हम वायरस की कोई भी वैक्सीन तैयार करते, वायरस क्या कर लेता, खुद के फॉर्म को चेंज कर लेता, खुद का स्ट्रक्चर बदल लेता, जिसकी वजह से वो वैक्सीन क्या हो जाती, खराब हो जाती। तो ऐसे वायरस क्या कर सकते हैं, खुद को म्यूटेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वायरसेस की कहानी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी को। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी रहेगी प्रोटोजोआ। देखिए, प्रोटोजोआ की अगर मैं बात करूं तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स का जो ओरिजिन है वो इन्हीं प्रोटोजोआ से हुआ है। यानी अर्थ पे सबसे पहले प्रोटोजोआ आए, फिर प्रोटोजोआ की सेल्स में इवोल्यूशन होता गया और बने एनिमल्स। तो हम कह सकते हैं प्रोटोजोआ को अपने एंसेस्टर्स। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनकी जो कंप्लीट बॉडी है वो सिंगल सेल से बनती है, यानी एक ही सेल से बनती है और ये ही सेल इनमें सारे काम कंप्लीट कर लेती है। वो डाइजेशन का हो, चाहे रेस्पिरेशन का हो, चाहे एक्सक्रीशन का हो, सारे काम सिंगल सेल से कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे लिव इन वाटर, सॉइल एंड इनसाइड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर, सॉइल के अंदर और इवन हमारी बॉडी के अंदर भी। आपने नाम सुना होगा मलेरिया का, तो मलेरिया जो है वो इन प्रोटोजोआ की वजह से ही होती है। एक प्रोटोजोन है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम कॉज करता है हमारे अंदर मलेरिया डिजीज। अब आप सोच रहे होंगे मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है, तो मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है। मच्छर सिर्फ एक वेक्टर का काम करता है मलेरिया में। असली जो पॉजिटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम। मच्छर इस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है और हेल्दी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। तो अगली बार से आप मच्छर को पॉजिटिव एजेंट ना समझे। पॉजिटिव एजेंट कौन होता है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सम आर ऑटोट्रोपिक बट मोस्ट आर हेटेरोट्रोपिक। मोस्टली प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रोपिक होते हैं, यानी अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन कुछ प्रोटोजोन ऑटोट्रोपिक भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यूग्लिना। आपको याद रखना है यूग्लिना का एग्जांपल, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा एक प्रोटोजोन का एग्जांपल बताइए जो कि ऑटोट्रोपिक हो, तो आप बताएंगे यूग्लिना, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है। नेक्स्ट है, दे मूव यूजिंग स्ट्रक्चर लाइक सीलिया, फ्लैजिला, सूडोपोडिया। प्रोटोजोन्स के पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीलिया, जो कि किसके पास होता है, पैरामीशियम। मैं यहाँ डायग्राम बना के आपको समझा देती हूँ। ये है पैरामीशियम का एग्जांपल। इस पैरामीशियम की कंप्लीट बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं सीलिया, और ये सीलिया हेल्प करते हैं पैरामीशियम की लोकोमोशन में, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें यूग्लिना, तो यूग्लिना मैं बना देती हूँ यहाँ। ये है यूग्लिना की स्ट्रक्चर और यूग्लिना के पास प्रेजेंट होता है एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लैजिला, और इस फ्लैजिला की हेल्प से क्या करता है, यूग्लिना लोकोमोशन करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें अमीबा, तो अमीबा के पास लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं सूडोपोडिया। तो अमीबा में मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ बना करके। ये एक अमीबा है और अमीबा की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप का होता है। और मान लीजिए इस अमीबा ने यहाँ एक फूड पार्टिकल देखा, अब क्या करता है अमीबा, अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से डिजाइन करता है कि तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस तरीके से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं सूडोपोडिया। और इन्हीं सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा क्या करता है, लोकोमोशन करता है, फूड पार्टिकल तक पहुंचता है। और इन सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं।
यानी नकली पैर, ऐसा दिखाई देता है कि इसने दो पैर बना लिए हैं अपने, तो ये कहा जाता है फॉल्स फिट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनी प्रोटोजोआ आर पैरासाइट एंड कोज डिजीज लाइक मलेरिया। देखिए अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोन है जो कि हमें कौन सी डिजीज करता है, मलेरिया। होता क्या है कि जब प्लाज्मोडियम कैरी किया हुआ मच्छर हमें काटेगा तो ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता है और वहां जाके खुद को मल्टीप्लाई करने लगता है और हमारी बॉडी के अंदर रह करके उससे न्यूट्रिशन लेता है और हमें सिम्टम्स देता है किसके, मलेरिया के। तो ये एक पैरासाइट है। नेक्स्ट है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी एक प्रोटोजोन है जो कि हमें कौन सी डिजीज करता है, अमीबियासिस डिजीज। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है दे हैव वेरियस शेप्स, राउंड, ओवल एंड इरेगुलर शेप। प्रोटोजोन्स जो है उनकी डिफरेंट टाइप की शेप्स हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, ओवल शेप के भी होते हैं और इरेगुलर शेप भी हो सकती है, जो कि हमने अभी एग्जांपल देखा था अमीबा। अमीबा की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, अमीबा इरेगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट है इन अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म सिस्ट टू सर्वाइव। देखिए कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, मान लो खाने की कमी हो गई या पानी की कमी हो गई या ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी हो गई, ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, अपने अराउंड एक कवरिंग बना लेते हैं और इसी कवरिंग को हम कहते हैं सिस्ट। और इस सिस्ट के अंदर तब तक रहते हैं जब तक कि वो अनफेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो ये थी हमारा प्रोटोजोन की कहानी। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी रहेगी एल्गी। देखिए हमने जिस तरीके से पढ़ा कि एनिमल्स का जो ओरिजिन है वो प्रोटोजोआ से हुआ है, उसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का जो ओरिजिन है वो माना जाता है एल्गी से। यानी सबसे पहले एल्गी आई, फिर एल्गी में इवोल्यूशन होता गया और बने प्लांट्स। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म मोस्टली फाउंड इन वाटर। ज्यादातर आपको एल्गी कहाँ देखने को मिलेगी, पानी के अंदर, और हम इनको कहते हैं प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ध्यान देना, हम इनको प्लांट नहीं कह रहे, हम इनको कह रहे हैं प्लांट लाइक, यानी ये प्लांट जैसे होते हैं। अभी पता चलेगा क्यों हम इनको प्लांट के जैसा कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है दे कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। इसीलिए हम इनको प्लांट के जैसा कह रहे हैं क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, यानी अपना खाना खुद बना सकती है, जो कि एक कैरेक्टर होता है प्लांट्स का। नेक्स्ट है एल्गी डू नॉट हैव रूट्स, स्टेम और लीव्स लाइक प्लांट्स। फिर भी हम इनको प्लांट्स क्यों नहीं कहते, क्योंकि इनके पास ना तो रूट होती है, ना स्टेम होती है, ना लीव्स होती है। यानी एल्गी को जब हम देखेंगे तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ रूट्स है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीव्स है, यानी इनके पास ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए हम इनको प्लांट के जैसा कहते हैं, प्लांट नहीं कहते। नेक्स्ट है एल्गी प्ले ए मेजर रोल इन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, दे कंट्रीब्यूट नियरली 50% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन। ये एक अच्छा साइंस फैक्ट भी है कि अर्थ के ऊपर जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका 50% ऑक्सीजन हमें मिलता है एल्गी से, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है यानी ऑक्सीजन रिलीज करती है, और क्योंकि हमारे अर्थ पे बहुत सारी एल्गी प्रेजेंट है तो 50% ऑक्सीजन कहाँ से आता है, एल्गी से आता है। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया आल्सो फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करती है, एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर, जिससे कि प्लांट उसको यूज कर पाए। नेक्स्ट है एल्गी आर यूज्ड इन मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स एंड कॉस्मेटिक्स। एल्गी का बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, मेडिसिन बनाने में भी, फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं, और तो और इनसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक वगैरह भी हमारी एल्गी से बनाई जाती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टी सेलुलर बट सम आर यूनिसेलुलर लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड डायटम्स। देखिए अभी तक हमने जितने भी कैटेगरी पढ़ी वो सब थे यूनिसेलुलर, लेकिन अब जो एल्गी है उसमें मोस्टली एल्गी जो होती है वो होती है मल्टी सेलुलर, और कुछ एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर भी होती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और डायटम्स। आई होप आप लोगों को एल्गी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंजाई। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी हमारी रहेगी फंजाई। देखिए जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम मेनली दो ग्रुप को जानते हैं, या तो प्लांट या एनिमल, लेकिन इन दोनों ग्रुप के अलावा भी एक तीसरा ग्रुप होता है, वो है फंजाई। ये ग्रुप ना तो प्रॉपरली प्लांट कह सकते हैं हम इसको, ना हम इसको प्रॉपरली एनिमल कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये प्लांट और एनिमल से कुछ कैरेक्टर को रिजेंबल करता है।
तो चलिए डिटेल से हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फंजाई आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल्स। फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ना तो प्लांट के जैसे होते हैं ना एनिमल के जैसे होते हैं, इसीलिए हमने इन ऑर्गेनिजम्स को एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया है और उस सेपरेट ग्रुप का नाम है फंजाई। नेक्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इनमें किसी भी टाइप का क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो यानी प्लांट का कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए हम इनको प्लांट में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट है फंजाई गेट देयर फूड बाय ब्रेकिंग डाउन डेड एंड डिकेइंग मैटर, सो दे आर कॉल्ड डीकंपोजर्स। फंजाई का एक कैरेक्टर ये होता है कि ये डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करते हैं, इसीलिए हम फंजाई को कहते हैं डीकंपोजर्स, यानी ये एक अच्छे डीकंपोजर का एग्जांपल है। नेक्स्ट है सम फंजाई आर पैरासाइट सो दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज डिजीज लाइक रिंगवॉर्म। कुछ फंजाई क्या होती है, पैरासाइट होती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे रहती है और वहां से न्यूट्रिशन लेती है और बदले में क्या करती है, उनको बीमार करती है, रिंगवॉर्म जैसी डिजीज करती है। रिंगवॉर्म हम कहते हैं दाद वाली बीमारी को। ये ऐसी जगह पे होती है जहां हमें सबसे ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो फंजाई की वजह से हमें रिंगवॉर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर बट यीस्ट इज यूनिसेलुलर। आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी फंजाई जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस देखा जाता है वो है यीस्ट। यीस्ट कैसी होती है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है। तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पल कई बार पूछ लिया जाता है कि यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल बताइए, तो आप बताएंगे यीस्ट। नेक्स्ट है फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स व्हिच कैन स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर। फंजाई जो रिप्रोडक्शन करती है वो स्पोर्स के थ्रू करती है। इसको हम कैसे समझेंगे, ये स्ट्रक्चर है एक फंगस का। देखिए फंगस के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं कैप और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक पार्ट। ये जो कैप वाला पार्ट है इसमें छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स हवा या पानी के थ्रू क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहां जाकर के नई फंगस को ग्रो करते हैं। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है फंजाई के अंदर। नेक्स्ट है फंजाई कैन लिव ऑन सॉइल वाटर प्लांट एंड एनिमल्स। फंजाई कहाँ कहाँ रहती है, मिट्टी के ऊपर भी, पानी के ऊपर भी और प्लांट और एनिमल के ऊपर भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा फंजाई कैन ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, अल्कोहल एक्सेट्रा। फंगस का जो यूज है वो काफी सारी चीजें बनाने में किया जाता है, जैसे कि ब्रेड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें बनती है फंजाई की हेल्प से। तो ये थे हमारा फंजाई टॉपिक। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी, और चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट रहता है या कोई सजेशन या फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।